हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम इनसाइट। माय नेम इज़ नव्या। तो आज है आपकी सैटरडे स्पेशल क्लास, जिसमें हम पूरे हफ्ते के पढ़े हुए करंट अफेयर्स को एक बार क्विक एंड शॉर्ट वे में रिवीजन कर लेते हैं। आज हम देखेंगे अक्टूबर के सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे ही करंट अफेयर्स एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक थरली ज़रूर देखना। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन और पक्की करना चाहते हो तो फटाफट से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पे हम रोज नए नए क्विजेस डालते हैं, जिसको सॉल्व करके आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को और पक्का कर सकते हो, क्योंकि सारे क्विजेस एग्जाम ओरिएंटेड ही होते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी आपको। हमारा ऑफलाइन सेंटर पे एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है 16 अक्टूबर से। इसकी वैलिडिटी होगी 1 ईयर। इसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव बैच मिलेगा। CDS, RRB, CET, IBPS, SSC का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके बहुत से पर्क्स भी हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे ऑफलाइन ऑनलाइन लेक्चर मिलेंगे, एक्सपर्ट फैकल्टी से पढ़ने का आपको मौका मिलेगा, उनसे आप अपने Q&As भी पूछ सकते हो। ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड लेटेस्ट कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज यहाँ पे आपको मिलेंगी। डेली करंट अफेयर्स के अपडेट मिलेंगे। रिक्रूटमेंट अलर्ट्स भी मिलेंगे आपको यहाँ पे, जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिलते हैं। तो फटाफट से जाके उसको भी ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, जिससे आप अपना रिवीजन और पक्का कर सकते हो। ठीक है। चलो, ये तो हो गई आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। चलो अब अपने करंट अफेयर्स पे आते हैं, देख लेते हैं पूरे वीक के क्विक एंड शॉर्ट करंट अफेयर्स। ठीक है। प्रोफेसर डॉक्टर जोइता गुप्ता को क्लाइमेट चेंज रिसर्च के लिए डच स्पिनोजा अवार्ड से प्राइज से सम्मानित किया गया। ठीक है। ये सम्मान इन्हें क्यों मिला है? जो भी इनका योगदान रहा क्लाइमेट चेंज की स्टडी में, उसके लिए इनको ये सम्मान दिया गया है। ये सम्मान इन्हें किसने दिया है? ये सम्मान इन्हें मिला है नीदरलैंड के मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर, दैट इज रॉबर्ट डिज ग्राफ। उनके थ्रू इनको ये सम्मान मिला है। कहाँ पे? हाग। हाग जो कि नीदरलैंड में है, यहाँ पे इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडेम की 12th रिसर्चर है जिनको ये सम्मान मिला है, जो कि हमें दिखाता है कि इस यूनिवर्सिटी की एक्सीलेंस कितनी ज्यादा है। ठीक है। चल, अब इससे रिलेटेड किस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वो देख लेते हैं। किनको रिसेंटली स्पिनोजा प्राइज से सम्मानित किया गया? उनका योगदान क्लाइमेट चेंज की फील्ड में था। तो आंसर है डॉक्टर जोइता गुप्ता। अभी हमने पीछे ही देखा था। मैं जब क्वेश्चन बोलती हूँ तो कोशिश किया करो कि कमेंट सेक्शन में मेरे आंसर बताने से पहले आप भी उसको सॉल्व करो। ठीक है। चल, अब नेक्स्ट करंट अफेयर देख लेते हैं। रिलायंस जियो मार्ट ने MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। रिलायंस जियो मार्ट का एक कैंपेन स्टार्ट हुआ 8 अक्टूबर 2023 से, जो कि इनका फेस्टिव कैंपेन है, दैट इज जियो उत्सव सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया। तो MS धोनी इसी कैंपेन से जुड़े हैं। ठीक है। जियो मार्ट के CEO कौन है, विच इज इंपॉर्टेंट। ये की टेक अवेज जो है ना, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, वनडे एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जियो मार्ट के CEO कौन है? संदीप वरागंती। ठीक है। चलो अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड सवाल क्या पूछा जा सकता है। किसको रिलायंस जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया? तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर A, दैट इज MS धोनी। ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। REC ने सुगम REC मोबाइल ऐप लॉन्च किया। अब देखो REC है क्या? REC है एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या होता है? देखो, ये बैंक्स नहीं होती, ये जो कंपनीज होती हैं ये बैंक तो नहीं होती, लेकिन ये फिर भी फाइनेंस करती हैं। ठीक है। इतना क्लियर है आपको? और ये जो REC लिमिटेड है, ये जो लोगों को भी पावर सेक्टर में लाइन बिछानी होती है, उनको ये लोग फाइनेंस करते हैं। तो अब इन्होंने अपना सुगम ऐप लॉन्च किया है। सुगम नाम से ही समझ पा रहे हैं हम, सुगम मतलब इजी, मतलब सिंप्लीफाई करना। तो इस ऐप को लॉन्च करने के पीछे उद्देश्य यही है कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं और जिनके ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उनके लिए चीजें सिंप्लीफाई हो जाए। तो वो इस ऐप के थ्रू सारी चीजें, फाइनेंसिंग जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएंगी। ये किस फील्ड में काम करते हैं? पावर सेक्टर की फील्ड में, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो अभी आपके माइंड में ये क्लियर है। REC लिमिटेड क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी,
ये किस फील्ड में काम करते हैं? पावर सेक्टर में जिनको भी फाइनेंसिंग करनी होती है ये उसके लिए काम करते हैं, ठीक है। इनकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। इन्होंने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सुगम ऐप, ठीक है। ये चीजें हमें क्लियर है। ये किसके अंतर्गत काम करते हैं? ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करते हैं, ठीक है। चलो, अब इससे रिलेटेड सवाल क्या पूछा जा सकता है आपसे? आरईसी ने अभी कौन सा ऐप लॉन्च किया फाइनेंस पावर सेक्टर में? तो इजी है आंसर, सिंप्लीफाई करने के लिए किया है, तो कौन सा ऐप किया होगा? सुगम ऐप, ठीक है। क्लियर है इतना? चलो आगे चलते हैं। ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस देहरादून में स्टार्ट हुआ। ये 49th कांग्रेस है, 49th ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस है। ये कहाँ पे किया गया है ऑर्गेनाइज? ये ऑर्गेनाइज किया गया है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि देहरादून उत्तराखंड में है। इसमें चीफ गेस्ट के रूप में कौन आए? यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। और इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर कौन रहे? आई एम सॉरी, पार्डन मी, मेरे को बहुत ज्यादा कोल्ड हुआ है, बट स्टिल क्लास लेना तो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज अगर बीच में ऐसा कोई दिक्कत हो तो पार्डन मी फॉर दैट, ओके। चलो, गेस्ट ऑफ ऑनर कौन रहे इसमें? उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर, दैट इज पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। इस कांग्रेस की 2023 की जो ये ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस है, इसकी थीम क्या रही? इसकी थीम थी पुलिसिंग इन अमृत काल, ठीक है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना न्यू दिल्ली में 1970 में हुई, उसके लिए कंटिन्यूज इट्स कमिटमेंट टू असिस्ट पुलिस एजेंसीज इन इंप्रूविंग देयर फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स। यानी कि जो पुलिस की तरफ से चीजें की जाती हैं, जो उनके रोल्स होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज वगैरह से रिलेटेड, उसको ये ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पूरा देखता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये की टेक अवेज होते हैं। स्थापना कहाँ पे हुई थी? स्थापना कब हुई थी? ये इनका कौन सा संस्करण है? तो 49th संस्करण है। कौन सा कांग्रेस है? तो ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस है। चीजें यही पूछी जाती क्यों? आई होप अब आप लोग को दिख रहा होगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। इससे रिलेटेड सवाल क्या पूछा जा सकता है आपसे? पुलिस साइंस कांग्रेस का इस बार देहरादून में जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ, ये इसका कौन सा संस्करण था, यानी कि कौन सा एडिशन था? तो मैंने अभी आपको बताया कि एडिशन, संस्करण आपसे पूछा जा सकता है। तो ये 49th एडिशन था, ठीक है। क्या था? 49th एडिशन था। चलो अब आगे चलते हैं। नीति आयोग ने गोवा में विमेन लेड डेवलपमेंट का पहला स्टेट वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया। अब मैम विमेन लेड डेवलपमेंट होता क्या है? हम सुन तो बहुत रहे हैं। देखो, महिलाओं का विकास करने के लिए भारत सरकार बहुत ज्यादा काम कर रही है। इस टाइम पे बहुत ज्यादा इसकी तरफ वर्क कर रही है। इवन अभी रिसेंटली महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इन्होंने बहुत सी योजनाएं भी लॉन्च की हैं। तो विमेन लेड डेवलपमेंट बेसिकली क्या होता है कि हर फील्ड में विमेन का भी रोल इक्वली आ जाए, उसके लिए काम करना होता है विमेन लेड डेवलपमेंट। जैसे कि ट्रैवलिंग के फील्ड में पुरुष महिलाओं से ज्यादा है, ठीक है। वहां पे अगर रोजगार देखो तो पुरुषों को महिलाओं से ज्यादा मिलता है, या किसी और भी इंडस्ट्री में आप देखो तो पुरुष और महिला इक्वल। हाँ, आई थिंक अब क्लियर होगा। आई एम सॉरी फॉर ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। चलो, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है, जो ये इस बार स्टेट वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है विमेन लेड डेवलपमेंट को ग्रास रूट, यानी कि उसकी नींव से एक्सटेंड करना, बढ़ाना, ये इस बार का इसका उद्देश्य है, ठीक है। अब गोवा में यह ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो गोवा के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स तो देखना बनता है। गोवा के सीएम कौन है? डॉक्टर प्रमोद सावंत, ठीक है। ये क्लियर है आपको? चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नीति आयोग ने पहला स्टेट वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया विमेन लेड डेवलपमेंट में, कौन सी स्टेट में? अभी हमने देखा गोवा में, ठीक है। इसके सीएम कौन है?
AIBD का प्रेसिडेंट तीसरी बार चुना गया, तीसरी बार लगातार इंडिया को AIBD दैट इज एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का प्रेसिडेंट इंडिया को तीसरी बार चुना गया है। अब ये एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1977 में, और ये एक यूनिक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें 44 कंट्रीज से टोटल 92 मेंबर्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलो अब इसमें बेसिक फैक्ट्स क्या थे? इसमें बेसिक फैक्ट्स थे कि एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट की स्थापना 1977 में हुई थी, ये याद हो गया हमें, और इसकी तीसरी बार अभी प्रेसिडेंट इंडिया को चुना गया है, और इसमें टोटल 44 कंट्रीज से 92 मेंबर्स हैं। ये इसकी बेसिक डिटेल्स है जो हमें याद हो गई। चलो अब इससे रिलेटेड सवाल क्या पूछा जा सकता है आपसे? कौन सी कंट्री को तीसरी बार प्रेसिडेंट ऑफ AIBD चुना गया? तो इजी है आंसर, दैट इज इंडिया। ठीक है, ये एक इंडिया के लिए बिग अचीवमेंट है, देखा जाए तो क्या है? बिग अचीवमेंट है। वैसे भी इंडिया आजकल बहुत अचीवमेंट्स कर रहा है ना? हमारा G20 भी कितना अच्छा हुआ है ना। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अब नोबेल प्राइज के कुछ डिटेल्स देख लेते हैं कि नोबेल प्राइज इस बार किसको किसको कौन कौन सी कैटेगरी में मिला। तो नोबेल प्राइज के बारे में पहले बेसिकली आपको बता दूं कि ये होता क्या है। ये स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। स्वीडन बस नोबेल पुरस्कार इन पीस नहीं देता, यानी कि शांति पुरस्कार नहीं देता, बाकी सारी कैटेगरी के पुरस्कार स्वीडन ही देता है। तो शांति पुरस्कार कौन देता है मैम? शांति पुरस्कार देता है नॉर्वे। ठीक है, इस पुरस्कार में मिलता क्या क्या है? जिसको भी मिलता है उसको क्या मिलता है? उसको मिलता है गोल्ड प्लेटेड मेडल, 11 मिलियन सेक यानी कि स्वीडन करेंसी है वो इनको मिलती है, और एक डिप्लोमा भी मिलता है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार जिनको भी मिलता है उनको ये 3 चीजें मिलती है। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन सी कैटेगरी में कौन से दिन किसको किसको ये प्राइज मिला है। 3 अक्टूबर को फिजिक्स कैटेगरी में किसको किसको ये प्राइज मिला है? पियर एगोस्टिनी, फेरेंस क्रॉस और NAL ह्यूलियर को ये फिजिक्स कैटेगरी में 3 अक्टूबर को ये प्राइज मिला है। 2 अक्टूबर को मेडिसिन और फिजियोलॉजी में किसको किसको अवार्ड मिला है? कैटलिन कैरी को, ड्रू वियसमैन को ज्वाइंटली ये अवार्ड मिला है। ठीक है, उसके बाद में 4 अक्टूबर को केमिस्ट्री की कैटेगरी में किसको ये प्राइज मिला है? मोंगी जी बावेंडी, लुई ई ब्रूस और एलेक्सी एकिमोव को ये प्राइज मिला है। ठीक है, 5 अक्टूबर को लिटरेचर में किस किस को ये प्राइज मिला है? नॉर्वेजियन ऑथर, नॉर्वे के जो ऑथर है जॉन फोस, उनको ये प्राइज मिला है। 6 अक्टूबर को पीस प्राइज मिला है जो कि नॉर्वे देता है। मैंने आपको बताया ना, पीस प्राइज देता है नॉर्वे। ये सब चीजें वनडे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लिया करो। ठीक है, पीस प्राइज मिला है 6 अक्टूबर को किसको? नरगिस मोहम्मदी को। उसके बाद में 9 अक्टूबर को इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज किसको मिला है? प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डन को। इतना क्लियर होगा आपको। चलो अब नोबेल प्राइज के बारे में बात करें तो इसकी बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि स्वीडन इसको देता है, बस पीस प्राइज कौन देता है? नॉर्वे। ये क्लियर है आपको। क्या क्या रिवॉर्ड्स मिलते हैं मैंने आपको बताया। अब पहला नोबेल पुरस्कार कौन से सन में दिया गया था? तो 1901 में दिया गया था, आज से 122 साल पहले। इसकी सेरेमनी डेट कौन सी होती है? 10 दिसंबर। इतना क्लियर है आपको। चलो अब आगे चलते हैं। अब एशिया का या इंडिया का पहला एक ह्यूमन जिसको ये अवार्ड मिला था, ये प्राइज मिला था, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। ये एक साहित्यकार थे जिनको इनके साहित्य गीतांजलि के लिए ये प्राइज दिया गया था। इनका जन्म कलकत्ता इंडिया में हुआ था। और अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि यंगेस्ट पर्सन कौन थे जिनको ये नोबेल पुरस्कार मिला है, तो नाम है मलाला यूसुफजई, जो कि यंगेस्ट पर्सन थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ये सिर्फ 17 ईयर्स के थे जब इन्हें ये पुरस्कार मिला था। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। चलो अब इससे रिलेटेड सवाल देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज किसने रिसीव किया? अभी हमने देखा था इकोनॉमिक्स में किसने किया था, आपने देखा क्लॉडिया गोल्डन ने। ठीक है, तो क्लॉडिया गोल्डन ने इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज रिसीव किया था। नरगिस मोहम्मदी ने किस में किया था? इन्होंने पीस में किया था। ड्रू वियसमैन ने फिजियोलॉजी
और मेडिकल में किया था, और जॉन फोस ने किस में किया था, लिटरेचर में इनको ये प्राइज मिला था। ठीक है, ये क्लियर है आपको। चलो अब आगे चलते हैं। केन्यन किप्टन ने मैराथन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये तीसरे पर्सन है जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है मैराथन में। पहला रिकॉर्ड बनाया गया था 1999 में बाय खालिद खनोची। ठीक है, उसके बाद सेकंड रिकॉर्ड बनाया गया 2022 में एलियुड किपचोगे के द्वारा। उसके बाद किपचोगे का जो ये आपका रिकॉर्ड है वो तोड़ा है किसने, केल्विन किप्टन ने। कितने टाइम में, टाइम देखा जाए तो है 2 hours 35 seconds। ये क्लियर है आपको। चलो आगे देखते हैं। ये जो इस बार आपका ये रिकॉर्ड तोड़ा गया है किपचोगे का, ये जो रेसर्स हैं जो मैराथन में रेस लड़ाते हैं उनके लिए एक तरीके से एक फ्यूचर में अवेयरनेस फैलाता है कि उनके लिए भी रिकॉर्ड तोड़ने का स्कोप पूरा पूरा है। ठीक है, चलो इससे रिलेटेड क्या सवाल पूछा जा सकता है, कौन बने वो एथलीट जिन्होंने किपचोगे का मैराथन वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, केल्विन किप्टन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इंडियन नेवी ने इंट्रोड्यूस किया 360 डिग्री अप्रेजल सिस्टम। अब ये 360 डिग्री अप्रेजल सिस्टम होता क्या है, देखो इंडियन नेवी में यूजुअली जैसे हर एक फील्ड में होता है कि हमारा अप्रेजल यानी कि प्रमोशन होता है, हमें अपनी जो अभी करंट डेजिग्नेशन है उससे बेटर डेजिग्नेशन, उससे बेटर सैलरी मिलती है। ऐसे ही हर एक फील्ड में होता है। ठीक है, तो इंडियन नेवी में अब अगर किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पे अप्रेजल मिलना होगा तो वहां पे 360 डिग्री अप्रेजल सिस्टम यूज होगा। अब ये 360 डिग्री अप्रेजल सिस्टम क्या होता है, इसके अंतर्गत जब किसी को अप्रेजल देना होता है तो उसके सीनियर्स, जूनियर्स और साथ में को-वर्कर्स जो हैं इन सब से पूछा जाता है कि ओवरऑल उस पर्टिकुलर पर्सन का पूरा परफॉर्मेंस कैसा है, जैसे कि वो युद्ध क्षेत्र में कैसा है, वो एकेडमिक्स में कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, हर एक चीज आसपास के सभी पर्सन से पूछी जाती है, उसके बाद में उसका अप्रेजल होता है। तो इसको कहते हैं हम 360 डिग्री अप्रेजल सिस्टम। ये क्लियर होगा आपको। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है। अब नेवी की बात हो रही है तो ये तो जानना बनता है, तो 4 दिसंबर को। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया के चीफ कौन है, आर हरि कुमार। ठीक है, और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। ये क्लियर है आपको। चलो अब इससे रिलेटेड क्या सवाल पूछा जा सकता है, 360 डिग्री अप्रेजल मैकेनिज्म किसने इंट्रोड्यूस किया। एयरफोर्स ने नहीं किया, आर्मी में नहीं किया, और इंडियन नेवी ने किया। तो बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। यस बैंक बना पहला ऐसा बैंक जिसने, जो लेंडर बना है ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड का। अब ये गिफ्ट कार्ड क्या क्या सिस्टम है, चलो देख लेते हैं। आपने यूजुअली देखा होगा कि जब भी आप जैसे किसी ऐप से पेमेंट करते हो या शॉपिंग करते हो तो आपको एक गिफ्ट कार्ड मिलता है। ठीक है, वो गिफ्ट कार्ड यूजुअली किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या ब्रांड के ऊपर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपने इस ब्रांड से अगर 999 की शॉपिंग करी तो आपको 300 रुपये ऑफ पड़ेगा। इस टाइप के गिफ्ट कार्ड मिलते हैं, या तो स्क्रैच कूपन्स मिलते हैं हम लोगों को, जिसमें हमें कभी कभी पैसे मिलते हैं, कभी कभी नहीं मिलते हैं। ठीक है, इस टाइप के गिफ्ट कार्ड हम सबने देखे हैं। लेकिन जो ONDC नेटवर्क है उसके साथ में साझेदारी करके यस बैंक बना है ऐसा पहला बैंक जिसने एक ऐसा गिफ्ट कार्ड निकाला है जिसके थ्रू आप परचेजिंग भी कर सकते हो। इस गिफ्ट कार्ड में आप टोटल जो भर सकते हो वो 10,000 रुपए का अमाउंट भर सकते हो, और इसमें आप किसी भी टाइप की शॉपिंग कर सकते हो। आप हैंडलूम की शॉपिंग, खाने पीने की शॉपिंग, राशन पानी की शॉपिंग, साथ ही साथ में मेडिकल की शॉपिंग, इलेक्ट्रिसिटी की शॉपिंग, आप कैसे भी शॉपिंग कर सकते हो। तो यस बैंक ऐसा पहला लेंडर बना है जो कि ऑफर कर रहा है ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसके थ्रू इनका उद्देश्य क्या है, इसके थ्रू इनका उद्देश्य है कि जो कस्टमर्स हैं उनको परचेजिंग में, उनको शॉपिंग में एक नए तरीके का एक्सपीरियंस हम प्रोवाइड कर सके, ये इनका उद्देश्य है। ठीक है, चल अब देख लेते हैं आगे इससे रिलेटेड सवाल क्या पूछा जा सकता है। यस बैंक
बना पहला लेंडर कौन से नेटवर्क के साथ जुड़कर? तो आंसर है ONDC नेटवर्क। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। एशियन गेम्स 2023 में जो मेडल्स है उसका एक बार टैली यानी कि चार्ट देख लेते हैं। कौन सी कंट्री को कितने मेडल्स मिले? तो चाइना रहा नंबर 1 विद 201 गोल्ड, सिल्वर 111, ब्रॉन्ज 71, टोटल रहा 383। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है जापान विद 52 गोल्ड, सिल्वर 67, ब्रॉन्ज 69, टोटल हो जाता है 188। फिर होता है साउथ कोरिया जिसमें होता है गोल्ड 42, सिल्वर 59 और ब्रॉन्ज 89, टोटल 190। फिर चौथे नंबर पे इंडिया आता है विच इज नॉट बैड। इंडिया के 28 गोल्ड है, 38 सिल्वर है, 41 ब्रॉन्ज है, 107 हमारा टोटल हो जाता है। फिर होता है उज्बेकिस्तान, गोल्ड होता है इसका 22, सिल्वर है 18, ब्रॉन्ज है 31, टोटल हो जाता है आपका 71। फिर आता है चाइनीज ताइपेई, गोल्ड हो जाता है 19, सिल्वर 20, 28 हो जाता है आपका ब्रॉन्ज और 67 इसका टोटल। फिर आता है हमारा ईरान, ईरान में 13 गोल्ड, सिल्वर 21, ब्रॉन्ज 20, टोटल 54। फिर आता है थाईलैंड, थाईलैंड में 12 गोल्ड, 14 सिल्वर और 32 ब्रॉन्ज, 58 इसका टोटल हो जाता है। इसी टाइप से आप आगे भी देख सकते हो पूरा चार्ट। तो बेसिकली चाइना नंबर 1, सेकेंड नंबर जापान, थर्ड नंबर कोरिया, साउथ कोरिया, फिर फोर्थ नंबर पे आता है आपका इंडिया, फिर आता है उज्बेकिस्तान। ये हमारे टॉप 5 है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड सवाल पूछने से पहले एशियन गेम्स के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं। एशियन गेम्स पहली बार कब खेला गया था और इसकी होस्ट कंट्री कौन सी थी? एशियन गेम्स पहली बार 1951 में खेला गया था और इसकी होस्ट कंट्री थी इंडिया। ये हुए थे न्यू दिल्ली में। अब पहला ऐसा कौन सा इंडियन है जिसने मेडल जीता था एशियन गेम्स में? तो स्विमर सचिन नाग ने 100 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था 1951 में पहला गोल्ड मेडल जीता था। पहला गोल्ड मेडल कह लो या पहला मेडल कह लो, वो जीता था स्विमर सचिन नाग ने। अब ये तो इंपॉर्टेंट होता ही है, साथ ही साथ में कौन सी ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने मेडल जीता था? तो रोशन मिस्त्री पहली महिला थी इंडिया की जिन्होंने 1951 में सिल्वर मेडल जीता था। किस में? 100 मीटर रेस इवेंट में। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? चलो अब देख लेते हैं। 2022 एशियन गेम्स हांगझो चाइना में हुए हैं और 2026 जो नेक्स्ट एशियन गेम्स होंगे वो नागोया जापान में होंगे। ये आपके एवरी 4 ईयर में होते हैं। ये आई होप आप सबको पता भी होगा, एवरी 4 ईयर में एशियन गेम्स होते हैं। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इंडिया ने एशियन गेम्स 2023 में टोटल कितने गोल्ड मेडल्स जीते? ठीक है, तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 28। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। बरेली बना पहला डिस्ट्रिक्ट जिसने गवर्नमेंट स्कूल्स में स्मार्ट क्लासेस ग्रैंड एक्सेस यानी कि स्मार्ट क्लासेस पहुंचाई। देखो, अब बरेली ऐसा पहला डिस्ट्रिक्ट बन चुका है जिसने गवर्नमेंट स्कूल में स्मार्ट क्लासेस प्रोवाइड कराई हैं। अब ये स्मार्ट क्लासेस हैं क्या? इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशंस मिलेंगे, जिससे बच्चों को चीज़ें सीखने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। साथ ही साथ जो यहाँ पे टीचर्स होंगे ना, वो भी बहुत इनोवेटिव वे में बहुत नए नए तरीके से बच्चों को चीज़ें समझाएंगे, जिससे चीज़ें उनके लिए और आसान हो जाएंगी। आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में टोटल 15,000 गवर्नमेंट स्कूल है, जिनमें से बरेली डिस्ट्रिक्ट में टोटल 2500 के आसपास होते हैं गवर्नमेंट स्कूल। 2546 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं बरेली में, जिसमें 2483 बेसिक डिपार्टमेंट स्कूल्स हैं और 63 गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस हैं जहां पे इन्होंने स्मार्ट क्लासेस प्रोवाइड कराई हैं। ठीक है, ये क्लियर है आपको? चलो अब इससे रिलेटेड सवाल क्या पूछा जा सकता है। स्मार्ट क्लासेस जो स्कूल्स में प्रोवाइड कराने वाली पहली सिटी कौन सी बनी या पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बरेली। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। इंडिया और तंजानिया ने मैरीटाइम सेक्टर और स्पोर्ट्स में MOU साइन किया। आपको बता दूं, मैरीटाइम सेक्टर यानी कि समुद्रीय क्षेत्र में, साथ ही साथ में स्पोर्ट्स यानी कि खेल में इन्होंने MOU साइन किया है। बट इसके अलावा भी बहुत से सेक्टर्स में इन्होंने MOU साइन किया है, बट जो मेन है 2 वो ये है। ठीक है,
स्पेस स्पोर्ट्स अथॉरिटी दोनों कंट्रीज की, दोनों ने ही एमओयू साइन किया है स्पोर्ट्स की फील्ड में। ये लोग आपस में स्पोर्ट्स की फील्ड में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। साथ ही साथ में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो कि इंडिया का है और मरीन सर्विसेज कंपनी लिमिटेड जो कि तंजानिया का है, दोनों ने मैरीटाइम इंडस्ट्री में भी एमओयू साइन किए हैं। ठीक है, चल अब रिसेंटली इंडिया के साथ और कौन कौन से एमओयू इंपॉर्टेंट एमओयू साइन हुए हैं मैं आपको बताती हूँ। 10 सितंबर 2023 को इंडिया ने यहाँ पे सऊदी अरेबिया के साथ में एमओयू साइन किया है। किसके लिए? न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड पावर में सहयोग के लिए। साथ ही साथ में यहाँ पे इंडिया ने यूएई के साथ में एमओयू साइन किया है 5 अक्टूबर को। कौन सी फील्ड में? देख सकते हो आप, फील्ड ऑफ इंडस्ट्रीज एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज में। ये क्लियर है आपको? ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एमओयूज हैं जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चल अब इससे रिलेटेड क्या सवाल पूछा जा सकता है? कौन सी दो कंट्रीज ने 10 अक्टूबर को स्पोर्ट्स और मैरीटाइम सेक्टर में एमओयू साइन किया है? डेट याद रख लेना, 10 अक्टूबर है। क्या आंसर होगा? इंडिया और तंजानिया। ठीक है, ये क्लियर है आपको? चलो आगे देख लेते हैं। क्रिकेट को 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में इंक्लूड किया जाएगा। इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं हुई है। इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी 15 अक्टूबर 2023 में, जो 141st इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होगी उसमें ये अनाउंसमेंट की जाएगी कि 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में क्रिकेट को इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, ये जो ओलंपिक्स है ये पहले भी क्रिकेट को होस्ट कर चुके हैं। कब? 1900 में। ठीक है, और लॉस एंजलिस 2028 में T20 मेंस एंड विमेंस टूर्नामेंट होंगे। ठीक है, चलो अब आगे देख लेते हैं। ओलंपिक्स से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक होस्ट कौन थी? एथेंस, ग्रीस। ठीक है, फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स की डेट कौन सी थी जब पहली बार मॉडर्न ओलंपिक्स हुए थे? तो आंसर है 1896। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। क्रिकेट से रिलेटेड बात हुई तो आईसीसी की बात होनी तो बनती है। आईसीसी के हेडक्वार्टर्स हैं दुबई यूएई में, चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। ठीक है, अब बात करते हैं बीसीसीआई की। बीसीसीआई के हेडक्वार्टर्स है मुंबई में, प्रेसिडेंट है रॉजर बिनी। अब बात करते हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल की। हेडक्वार्टर्स है कोलंबो श्रीलंका में, प्रेसिडेंट है जे शाह। नाउ आईसीसी वर्ल्ड कप की बात करते हैं। ये स्टार्ट कब हुआ था? स्टार्ट हुआ था 7 जून 1975 को। पहला होस्ट कंट्री कौन थी इसकी? इंग्लैंड थी। लेकिन इसमें पहला विनर कौन था? वेस्ट इंडीज। सबसे ज्यादा बार आज तक वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार इसको जीता है। साथ ही साथ में अगर आप इंडिया की बात करो और वेस्ट इंडीज की बात करो तो जीता गया है 2 बारी। ठीक है, उसके अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका और इंग्लैंड ने अभी तक इसको 1 बारी जीता है। ठीक है, इस बार के जो वर्ल्ड कप है उसकी डेट क्या है? 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक। ठीक है, इसकी ओपनिंग कहाँ पे हुई? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद। ठीक है, इसकी क्लोजिंग कहाँ हुई? सेम है। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों के ये जो वेन्यू है वो सेम है। ठीक है, पहला मैच किसके बीच में हुआ था? न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच में। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। इससे रिलेटेड सवाल क्या पूछा जा सकता है? 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में कौन से स्पोर्ट्स को ऐड किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा? तो आंसर है आपका क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट बिल्कुल तैयार है इसमें इंक्लूड होने के लिए। कब होगा ऑफिशियल अनाउंसमेंट? 15 अक्टूबर को। ठीक है, चल गवर्नमेंट ने श्रेष्ठा स्कीम एससी स्टूडेंट्स के लिए इंट्रोड्यूस की। अब ये श्रेष्ठा स्कीम है क्या? श्रेष्ठा का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज।
जो भी एरियाज गवर्नमेंट ने सिलेक्ट करे हैं उसमें जो आवासीय एजुकेशन स्कूल्स हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स को, एससी स्टूडेंट्स को एडमिशन दिलाया जाएगा, उनको वहाँ पे एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी जो कि एससी स्टूडेंट्स का एक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करेंगे, यानी कि सामाजिक तौर पे उनका डेवलपमेंट और यानी कि विकास होगा, उनको बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करना यहाँ पे इसका स्कीम का उद्देश्य है। ठीक है, it aims to expand the reach of government development initiatives in SC dominant areas within the education sector। एजुकेशन सेक्टर में एससीज को आगे बढ़ाने के लिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, चल अब इससे रिलेटेड सवाल क्या पूछा जा सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एससी स्टूडेंट्स के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च की गई? तो सिंपल आंसर है श्रेष्ठा योजना। ठीक है, चल अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यूएई ने 2023 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की, किसके ऊपर? क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। ठीक है, यूएई ने, आप देख सकते हो 2023 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज की अध्यक्षता की। कब से कब तक था ये? 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर को। ये कॉन्फ्रेंस रखा क्यों गया था? ये कॉन्फ्रेंस रखा गया था न्यूक्लियर एनर्जी का जो रोल है उसके ऊपर एक डिस्कशन हो सके मेंबर ऑफ स्टेट्स के बीच में, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, ये क्लियर है आपको? सॉरी, यूएई होस्ट करेगा COP28 कब से कब तक? 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक। ठीक है, दुबई एक्सपो सिटी में इसकी होस्टिंग की जाएगी। ठीक है, चलो अब कॉप की बात हो रही है। कॉप का फुल फॉर्म आपको बता दूं, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। देखो ये जो फुल फॉर्म्स होते हैं ना, इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको अच्छे से याद कर लिया करो। ठीक है, चल अब COP1 कब हुई थी? 28 मार्च से 7 अप्रैल 1995 में। कहाँ पे? बर्लिन में। ठीक है, COP26 कब हुई थी? नवंबर 2020 में। किसने किया था? ग्लासगो, यूके। ठीक है, COP27 नवंबर 22 विद इजिप्ट। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? चलो अब इससे रिलेटेड क्या सवाल पूछा जा सकता है? When did the UAE chair the 2023 International Conference on Climate Change and Nuclear Energy? तो सिंपल आंसर है हमारा 9 to 13 अक्टूबर, अभी हमने पीछे ही देखा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। उधमपुर के कलारी को जीआई टैग मिला। अब देखो बेसिकली जीआई टैग होता क्या है? जब कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट किसी एक प्लेस से, किसी एक स्टेट से बिलोंग करता है, किसी एक स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी किसी से बिलोंग करता है, तो उसको जीआई टैग दिया जाता है, जिससे ये पता लगता है कि वो चीज़ ओरिजिनली, वो प्रोडक्ट जो है वो ओरिजिनली उसी जगह का है। जैसे कि दार्जिलिंग की चाय, हरियाणा पंजाब के चावल, या आप कह सकते हो मिष्टी दोई फ्रॉम बंगाल। तो ये चीज़ें ओरिजिनली ऐसे जीआई टैग देके डिक्लेयर ही कर दी गई हैं कि ये पर्टिकुलर उसी जगह की चीज़ है। आपको बता दूं पहला जीआई टैग मिला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ ये पूछा भी जा चुका है, तो एक बार इसको देखना। फर्स्ट जीआई टैग मिला था किसको? दार्जिलिंग की चाय को, दार्जिलिंग की टी को पहला जीआई टैग मिला था। कब? 2004 में। जीआई टैग के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, इसका जो टैग होता है ना 10 साल के पीरियड के लिए होता है। उसके बाद अगर आपको अपना प्रोडक्ट है ना जो भी, उसको जाके दोबारा से रिन्यू कराना होगा, उसकी जो फीस लगेगी वो आपको देनी पड़ेगी। दोबारा से आप रिन्यू कराओगे तो फिर 10 साल के लिए वो प्रोडक्ट आपके नाम पर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं। उधमपुर की कलारी को जीआई टैग मिला। कलारी क्या है? कलारी एक टाइप का मिल्क प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट है, एक टाइप की चीज समझ लो आप, इसको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, चलो अब रिसेंटली जो जीआई टैग्स दिए गए हैं, आप कुछ नाम यहाँ पे देख सकते हो। रसगोला ओडिशा से मिला है फूड स्टफ की कैटेगरी में। आपको ये भी बता दूं कि इसमें बहुत सी कैटेगरीज भी होती है, जैसे कि हैंडलूम की कैटेगरी भी होती है, फूड इंग्रेडिएंट्स की कैटेगरी होती है, एग्रीकल्चर की कैटेगरी होती है, ऐसे बहुत सी कैटेगरीज में ये
मैन्युफैक्चरिंग की कैटेगरी होती है, तो इन सब में ये आपको दिए जाते हैं। जैसे खाने की चीज का प्रोडक्ट आ गया फूड स्टफ की कैटेगरी में। राइस, जैसे मैंने पंजाब और हरियाणा के राइस का एग्जाम्पल दिया, तो वो राइस किस में आ गया, एग्रीकल्चर में। दार्जिलिंग की चाय किस में आ गई, एग्रीकल्चर में, ठीक है। ऐसे ही कलारी किस में आ गई, आपका फूड स्टफ हो गया ये, ठीक है। हैंडलूम की चीजें भी होती है, इसी टाइप से हर एक कैटेगरी में जीआई टैग्स दिए जाते हैं, ठीक है। रसगुल्ला हो गया ओडिशा का फूड स्टफ की कैटेगरी में। ब्लैक राइस हो गए मणिपुर के फूड स्टफ की कैटेगरी में। कंडमाल हल्दी हो गई ओडिशा की एग्रीकल्चरल की कैटेगरी में। तो इसी तरीके से आप पूरी लिस्ट यहाँ पे देख सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है। आगे भी आप यहाँ पे देख सकते हो, इडू मिश्मी टेक्सटाइल्स हो गए अरुणाचल प्रदेश, हैंडीक्राफ्ट की कैटेगरी में आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद मिजो पुइचई हो गया मिजोरम का, हैंडीक्राफ्ट की कैटेगरी में आ गया। एग्रीकल्चर में आप देख सकते हो गुलबारा तुअर दाल कर्नाटका से एग्रीकल्चर की कैटेगरी में आ गया। मैन्युफैक्चरिंग की कैटेगरी में क्या आ गया, डिंडीगुल लॉक्स तमिलनाडु का, ठीक है। उसके बाद फूड स्टफ की कैटेगरी में देख सकते हो तमिलनाडु का पलानी पंचामृतम, ठीक है। तो ये सब आप यहाँ पे देख सकते हो, चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है। चलो, अब इससे रिलेटेड सवाल क्या पूछा जा सकता है, कलारी जिसको जीआई टैग मिला वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, तो अभी हमने देखा था आंसर है उधमपुर, ठीक है। चल अब देख लेते हैं, एक सेकेंड। अब देख लेते हैं, केरला की पहली 3D बिल्डिंग इनॉग्रेट होने के लिए तैयार है। ये बिल्डिंग कितने स्क्वायर फीट की है, ये बिल्डिंग है 380 स्क्वायर फीट की, ठीक है। चलो, अब इससे रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है आपसे वो देख लेंगे, लेकिन उससे पहले चलो केरला से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। केरला में सबसे ज्यादा लिटरेसी यानी कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग केरला में है। लिटरेसी का रेट सबसे ज्यादा कहाँ पे है, केरला में। सॉरी, केरला की कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1956 को। गवर्नर कौन है इसके, आरिफ मोहम्मद खान। सीएम कौन है, पिनरई विजयन, ठीक है। चल, अब इससे रिलेटेड क्या सवाल आपसे पूछा जा सकता है, पहली 3D प्रिंटेड बिल्डिंग कौन से स्टेट में इनॉग्रेट की जा रही है, तो आंसर है आपका केरला, ठीक है। अभी हमने देखा इसको। चलो, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। 8th आयुर्वेदा डे नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख को मनाया जाएगा। यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर फॉर आयुष सर्बानंदा सोनोवाल जी ने कहा है कि जो आयुर्वेदा डे का 8वां संस्करण है, मैं फिर कहूंगी एडिशन याद रखा करो, ठीक है, 8वां संस्करण है, उसको अगले महीने की 10 तारीख को मनाया जाएगा। इसका जो मेन इवेंट है वो हरियाणा के पंचकुला में होगा, जिसकी इस बार की 2023 की थीम रहेगी 2023 की थीम रहेगी आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। यहाँ पे इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या होता है, आयुर्वेदा सिर्फ इंसान ही नहीं, एनवायरमेंट, प्लांट और एनिमल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए आयुर्वेदा डे मनाया जाता है। आयुर्वेदा की इंपॉर्टेंस इन वंस लाइफ ये दिखाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है, जो कि अगले महीने की 10 तारीख को मनाया जाएगा। अब हेल्थ की बात हो रही है और योगा की बात ना हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है, आयुर्वेदा और योगा तो जैसे कोरिलेटेड है ना। तो इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। चल, अगले महीने की 10 तारीख को आयुर्वेदा डे का कौन सा संस्करण सेलिब्रेट किया जाएगा, तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 8th, ठीक है। चल, बसोली के पश्मीना को जीआई टैग मिला। पश्मीना आपने देखा होगा, एक टाइप का वूल होता है, आपने पश्मीना के शॉल सुने होंगे। पश्मीना बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर का ही होता है, बसोली जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में ही है, तो इसको जीआई टैग मिला है, ठीक है। चलो, पश्मीना जिसको जीआई टैग मिला वो कौन से टाउन से बिलोंग करता है, तो आंसर इजी है, अभी अभी हमने देखा बसोली, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक, क्लियर है। चलो, आगे देखते हैं। आरबीआई ने गोल्ड लोन्स की मॉनेटरी सीमा यानी कि मौद्रिक जो सीमा है उसको 2 लाख से बढ़ा के 4 लाख कर दिया है।
ठीक है, इतना क्लियर है आपको? चलो अब आगे देख लेते हैं कुछ बेसिक फैक्ट्स जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है आरबीआई के? मुंबई महाराष्ट्र। सेम गोज विद एसबीआई हेडक्वार्टर्स। ठीक है, चलो अब इससे रिलेटेड सवाल क्या पूछा जा सकता है? आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी लिमिट गोल्ड लोन्स को लेकर के 2 लाख से अब कितनी कर दी है? तो आंसर है आपका 4 लाख। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब आगे देख लेते हैं। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया की फिनेंशियल ईयर 24 की जो ग्रोथ प्रिडिक्शन है, फोरकास्ट यानी कि पूर्व अनुमान जो लगाते हैं ना, वो कितना लगाया है? 6.3%, जो कि पहले 6.1% था, उसको अब बोला गया है कि वो 6.3% हो सकता है फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 24 to 25 ऑल्सो। यानी कि जो अभी इन्होंने अनुमान लगाया है वो 24-25 में भी सेम ही रहेगा। अब आपको अगर इसी अनुमान की बात बताऊं तो अप्रैल तक ये जो था ये 5.9% था और अब ये बढ़ के 6.3% हो गया है। सेम गोज विद फाइनेंशियल ईयर 24 to 25, ये रहेगा 6.3%। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड काम करती है अपनी जो 190 मेंबर कंट्रीज हैं, इसके अंतर्गत 190 मेंबर कंट्रीज आती है, इनकी प्रोस्पेरिटी की तरफ, इनकी मॉनेटरी प्रोस्पेरिटी की तरफ IMF काम करता है। ठीक है, चलो अब इंपॉर्टेंट चीजें जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं वो क्या है? IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की फॉर्मेशन यानी कि स्थापना कब हुई थी? आज से 77 साल पहले 27 दिसंबर 1945 को। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC US। IMF के डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि काम करती है जो नेशंस के बीच में ट्रेड संबंध होते हैं, व्यापारिक संबंध होते हैं, उसकी तरफ WTO काम करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को, 28 ईयर्स पहले। ठीक है, देखो ये जो वन डे एग्जाम के लिए चीजें पूछी जाती है ना, इसको एकदम अपने माइंड में क्लियर कर लो। मैं आपको बता दूं कि अगर आप रोज मेरा मॉर्निंग वाला सेशन देखते हो तो आपको याद करने की कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी, आपको चीजें खुद ब खुद याद हो जाएंगी। ठीक है, तो रोज जरूर देखा करो ये मॉर्निंग सेशन करंट अफेयर्स का। ठीक है, WTO के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। WTO के डायरेक्टर जनरल कौन है? नगोजी ओकोंजो इवेआला। ठीक है, चलो अब इससे रिलेटेड सवाल क्या पूछा जा सकता है? इंडिया की जो GDP ग्रोथ है उसको 2024 से 25 तक के लिए कितना प्रिडिक्ट किया गया है IMF के द्वारा? तो सिंपल आंसर है 6.3%। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। गगनयान टेस्ट स्पेस फ्लाइट शेड्यूल यानी कि निर्धारित किया गया है 21 अक्टूबर को। गगनयान जो कि इंडिया का पहला स्पेस मिशन है, इसकी जो टेस्टिंग यानी कि परीक्षण होगा वो 21 अक्टूबर को होगा। ठीक है, द लॉन्च ऑफ द गगनयान टेस्ट व्हीकल स्पेस फ्लाइट गगनयान टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट इज शेड्यूल्ड ऑन 21 अक्टूबर। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये अनाउंस किया है कि इसको 21 अक्टूबर को शेड्यूल किया गया है। कब अनाउंसमेंट हुई है ये? 10 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, ये जो टेस्ट है ये श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में शेड्यूल किया गया है। ठीक है, ये वहां पे ही होगा इसका टेस्टिंग। ठीक है, अब स्पेस की बात है और इसरो की बात ना है तो ऐसा कैसा हो सकता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी कब? आज से 54 साल पहले 15 अगस्त 1969 को। इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? बैंगलोर कर्नाटका में। ठीक है, इसरो के चेयरमैन कौन है? श्रीधर सोमनाथ। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए काम करती है? जो इंडियन आर्मी है उनको जो भी डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं तो उसको प्रोवाइड कराने के लिए ये संस्था जो है ये काम करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, आज से 65 ईयर्स पहले। ठीक है, DRDO के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? DRDO भवन न्यू दिल्ली में। DRDO के मिनिस्टर कौन है, मतलब जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिस मिनिस्ट्री के अंतर्गत DRDO आता है वो कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसके मिनिस्टर है राजनाथ
सिंह, ठीक है। डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? समीर वी कमत, ठीक है। इससे रिलेटेड सवाल क्या पूछा जा सकता है? गगनयान मिशन जिसको कंडक्ट किया जाएगा कहाँ पे, गगनयान मिशन जिसकी टेस्टिंग होगी उसको कहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा? तो अभी अभी हमने देखा श्रीहरिकोटा में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। 1 करोड़ ओपीडी टोकन्स जनरेट किए गए आभा बेस स्कैन को यूज करके 1 साल के अंदर, ठीक है। अब ये है क्या? इस न्यूज के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देती हूँ। जब आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हो तो वहां पे आपको रिसेप्शन पे जाके क्या करना पड़ता है? आपको वहां पे जाके अपनी डिटेल्स फिल करने पड़ते हैं, फिर वो आपको पर्चा देते हैं, फिर वो आपको लाइन पे लगना पड़ता है। ये कितना टाइम टेकिंग होता है, आपका भी टाइम वेस्ट होता है और जो रिसेप्शन पे बैठे होते हैं उनका भी टाइम वेस्ट होता है। तो अब क्या होगा, अब आपको ओपीडी यानी कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अपना आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यानी कि आभा बेस्ड स्कैन को यूज करके। जब आप जाओगे काउंटर पे और आभा में आप ऑलरेडी अपने सारे डिटेल्स फिल कर चुके होगे, आप जाओगे काउंटर पे, वहां पे जाके आप स्कैन करोगे, ठीक है। स्कैन करने के बाद में आपको एक टोकन मिल जाएगा और उसके बाद जब आपका नंबर आएगा तो खुद ब खुद आपके पास मैसेज आ जाएगा कि अब आपका नंबर आ चुका है, अब आप डॉक्टर के पास जा सकते हो। तो यहाँ पे आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और जो रिसेप्शनिस्ट है उनका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो दिस इज व्हाट called is 1 करोड़ OPD tokens generated using ABHA based scan in 1 year। तो 1 करोड़ टोकन्स जो है वो यहाँ पे जनरेट किए गए हैं जिससे किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, ना रिसेप्शनिस्ट को, ना डॉक्टर्स को, ना पेशेंट को, ठीक है। चलो अब ओपीडी रजिस्ट्रेशन सर्विस को इम्प्लीमेंट करने वाले टॉप स्टेट्स कौन से रहे? उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। चलो अब आगे देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कौन है? श्री मनसुख लाल मंडाविया, ठीक है, ये इसके मिनिस्टर हैं। अब इससे रिलेटेड सवाल क्या पूछा जा सकता है? ओपीडी रजिस्ट्रेशन सर्विस को इम्प्लीमेंट यानी कि लागू करने वाली टॉप स्टेट इनमें से कौन सी है? तो अभी अभी हमने देखा उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लेक लड़की स्कीम को अप्रूवल दिया। अब ये लेक लड़की स्कीम क्या है? लेक लड़की स्कीम के अंतर्गत जो भी लड़कियां 1 अप्रैल 2023 के बाद में पैदा हुई हैं और वो पुअर फैमिली से बिलोंग करती हैं तो उनको गवर्नमेंट के द्वारा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे 1 लाख का एड यानी कि हेल्प प्रोवाइड कराया जाएगा। वो लोग जिनको येलो और सैफरन राशन कार्ड्स के अंतर्गत जो लोग आते हैं उनको इसके अंतर्गत हेल्प मिलेगी, ठीक है। ये स्कीम को अप्रूवल कब मिला? ट्यूसडे, यानी कि इसी ट्यूसडे को इस स्कीम को अप्रूवल मिला था, ठीक है। ये क्लियर है आपको? यहाँ पे 1 लाख की मदद दी जाएगी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया गर्ल चाइल्ड को, ठीक है। चलो अब और इंपॉर्टेंट जो स्कीम्स है गर्ल से रिलेटेड, गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। सुकन्या समृद्धि योजना ये लॉन्च कब हुई थी? 2015 को। सीबीएसई उड़ान योजना लॉन्च हुई थी 2014 को। सीबीएसई उड़ान योजना के अंतर्गत सिर्फ 11th और 12th स्टैंडर्ड की लड़कियां ही हेल्प प्रोवाइड करवाई जाती है इनको, ठीक है। चलो अब इससे रिलेटेड सवाल क्या पूछा जा सकता है? लेक लड़की योजना कौन सी स्टेट से रिलेटेड है? तो इजी है आंसर, अभी हमने देखा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, दिस इज आर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। पद्मश्री अवॉर्डी दया भाई शास्त्री का हाल ही में निधन हो गया। इनका निधन हुआ 10 अक्टूबर 2023 को। ये इंडियन स्कॉलर थे संस्कृत के, ठीक है। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ संस्कृत को सब्जेक्ट को आगे बढ़ाने, उसकी एजुकेशन को आगे बढ़ाने और एक्सपैंड करने में इन्होंने अपनी पूरी लाइफ काम किया है। ये फाउंडर यानी कि स्थापक भी है किसके? ब्रह्मर्षि संस्कृत महाविद्यालय नाडियाड के ये फाउंडर भी है। साथ ही साथ में ये पूर्व प्रेसिडेंट है किसके? गुजरात स्टेट यूनिट ऑफ द विश्व हिंदू परिषद। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी संस्कृत लैंग्वेज के लिए काम किया है, ठीक है। चलो अब पद्मश्री अवार्ड्स की बात हो रही है तो पद्मश्री इज वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड। तो पद्मश्री 2023
साइंस और इंजीनियरिंग में किसको मिला? श्री मोडाडुगु विजय गुप्ता को। यहाँ पे भारत गौरव रत्न अवार्ड किसको मिला था 2023 में? फरमान मियां को। भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और भारत गौरव रत्न किसके द्वारा दिया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो, आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब इससे रिलेटेड सवाल क्या पूछा जा सकता है? दया भाई शास्त्री जिनका रिसेंटली निधन हुआ, वो कौन से सब्जेक्ट से एसोसिएटेड यानी कि जुड़े हुए हैं? तो अभी हमने देखा था इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी संस्कृत लैंग्वेज के लिए लगा दी काम करने में, तो ऑप्शन नंबर ए संस्कृत इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। 8th ब्रिक्स इंटरनेशनल कंपटीशन कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ये कब से कब तक आयोजित किया गया? 11 से 13 अक्टूबर तक ये आयोजित किया गया। ब्रिक्स के अंतर्गत कौन से ग्रुप्स आ जाते हैं? ब्रिक्स के मेंबर्स कौन से? चलो यहाँ पे देख लेते हैं। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इस ग्रुप में 2010 में जुड़ा था। ठीक है, इसके पहले इस ग्रुप का नाम सिर्फ ब्रिक था। ठीक है, तो इसका जो 8वां संस्करण है इसकी कॉन्फ्रेंस का, वो न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, ये जो कॉन्फ्रेंस है इसका फोकस क्या होगा? जो भी कंपटीशन यानी कि जब दो ट्रेड्स, दो व्यापार के बीच में जो कंपटीशन होता है ना, उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिसको CCI यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया पूरा देखता है। ये इस बार इस ब्रिक्स की 8th कॉन्फ्रेंस को ये होस्ट करेगा, ये इसको देखता है। और इस बार मेन जो फोकस होगा इस कॉन्फ्रेंस का वो ये होगा कि जो कंपटीशन अधिनियम के जो भी नए नए इश्यूज आ रहे हैं इनकी तरफ डिस्कशन करना इस बार का मेन फोकस होगा। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है? इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि जो भी उभरते हुए इश्यूज हैं कंपटीशन वर्ल्ड में ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में, उन पे डिस्कशन करना, उनके अगर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंजेस चाहिए या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को थोड़ा सा ना और बढ़ाना चाहिए, तो वो सारी चीजें इसमें फोकस की जाएंगी। ठीक है, चलो अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। CCI यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन कौन है? अशोक कुमार गुप्ता। CCI की स्थापना कब हुई थी? 14 अक्टूबर 2003 को। ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? शंघाई, चाइना में। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? चलो अब इससे रिलेटेड सवाल क्या पूछा जा सकता है? 8th ब्रिक्स इंटरनेशनल कंपटीशन कॉन्फ्रेंस कहाँ पे आयोजित की गई? तो अभी अभी हमने देखा क्या था इसका आंसर? न्यू दिल्ली। आप यहाँ पे देख सकते हो न्यू दिल्ली इसका करेक्ट आंसर है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, नाउ इंडिया का जो GST है वो उसका पूरा कलेक्शन 18% रहा अक्टूबर तक। अगर हम डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इंडिया की बात करें तो वो 18% यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है अक्टूबर तक के लिए। अभी तक ये जो कलेक्शन है ये कितना है? 11.07 लाख करोड़। अगर आप यहाँ पे देखो 2022-23 में ये कितना रहा? तो ये रहा 18.10 लाख करोड़। और अभी अगर अक्टूबर मंथ तक की बात की जाए, अभी है टाइम, ठीक है, अगर अभी तक की बात की जाए तो ये कलेक्शन कितना रहा? 11.07 लाख करोड़। इतना क्लियर है आपको? चलो अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। GST यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 2017 को। वर्ल्ड GST के फाउंडर कौन है? फ्रांस। GST कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में लाया गया था? तो 101वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 2016 में ये लाया गया था। ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 279A के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? अब इससे रिलेटेड सवाल क्या पूछा जा सकता है? कितने % इंडिया का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हुआ है अक्टूबर मंथ में? तो आंसर है हमारा 18%। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? चलो
ए हेल्प प्रोग्राम झारखंड में लॉन्च हुआ। अब ए हेल्प प्रोग्राम क्या है? इस प्रोग्राम का उद्देश्य है महिलाओं का सशक्तिकरण। ठीक है, जो भी फार्मर्स या जो भी रूरल एरियाज में लोग पशु पालते हैं तो महिलाओं को एज अ एजेंट अपॉइंट किया जाएगा। वो डोर टू डोर जाएंगी, वो जो पशु हैं उनको अगर कोई बीमारी है या कुछ भी दिक्कत है तो उनका इंश्योरेंस कराने के लिए वो फार्मर्स से या जिन्होंने भी उन पशुओं का पालन पोषण किया है उनसे वो बोलेंगी, जो भी उनके मालिक होंगे उनसे वो बोलेंगी कि आप अपना जो है इंश्योरेंस कराइए, उसकी पूरी डिटेल समझाएंगी और बेसिकली उनको पूरी डिटेल देनी है इंश्योरेंस से रिलेटेड जानवरों के। तो इसके लिए एजेंट के रूप में महिलाओं को अपॉइंट किया जाएगा, जिससे उन्हें रोजगार भी मिलेगा, वो इंडिपेंडेंट भी बनेगी और उनका एम्पावरमेंट भी होगा। ठीक है, तो इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य यही है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। ये प्रोग्राम 10 अक्टूबर 2023 को झारखंड में आपका लॉन्च किया गया है। क्लियर है इतना आपको? अब कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। आजकल जानवरों की बात हो रही है तो आजकल लंपी वायरस बहुत फैल रहा है। ये क्या है? बेसिकली ये काऊ एंड बफेलोस को कुछ स्किन वायरस है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि लंपी वायरस कौन से बॉडी के ऑर्गन या पार्ट से जुड़ा हुआ वायरस है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएंगे। तो बेसिकली ये एक स्किन डिसीज है। ठीक है, क्योंकि आजकल ये जानवरों में बहुत ज्यादा फैली हुई है तो इस टाइप का सवाल आपसे पूछा जरूर जा सकता है। ठीक है, ये स्किन डिसीज है। ठीक है, जो काउस को एनिमल्स को हो जा रही है वो होती है लंपी वायरस। ठीक है, नेशनल डेयरी, अब काउ एंड फेलो की बात हो रही है तो डेयरी की भी बात करते हैं। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। कहाँ पे? करनाल, हरियाणा में। ये क्लियर है आपको? चलो आगे देखते हैं। ए हेल्प प्रोग्राम कौन सी स्टेट से एसोसिएटेड यानी कि जुड़ा हुआ है? अभी अभी हमने देखा झारखंड से। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। तंजानिया के प्रेसिडेंट को जेएनयू की तरफ से ऑनररी डॉक्टरेट के सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सम्मान डॉक्टर सामिया सुलूहु हसन को क्यों मिला है? जो भी पेंडेमिक रहा या जो भी इश्यूज रहे ग्लोबली पूरे विश्व भर में, उसके बाद भी इंडिया और तंजानिया की तरफ से जो ट्रेड संबंध, व्यापारिक संबंध है, उनको हमेशा स्ट्रांग रखा गया। ठीक है, तो इसके लिए जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की तरफ से इनको ऑनररी डॉक्टरेट के सम्मान से सम्मानित किया गया है। किसको? तंजानिया की प्रेसिडेंट दैट इज डॉक्टर सामिया सुलूहु हसन। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? अब तंजानिया से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तंजानिया की कैपिटल है दोदोमा। कब से? 1974 से। तंजानिया की करेंसी क्या है? तंजानियन शिलिंग। तंजानिया के हाईएस्ट माउंटेन की चोटी कौन सी है? माउंट किलिमंजारो। और अगर हम एमओयूज की ही बात कर रहे, मतलब अगर हम देख रहे हैं कि तंजानिया और इंडिया के संबंधों के बारे में, तो इनसे रिलेटेड रिसेंटली एक एमओयू भी आया जो मैंने अभी आपको शायद पिछली स्लाइड में ही पढ़ाया था। वो है, इन दोनों ने मैरीटाइम सेक्टर और स्पोर्ट्स में और भी बहुत से सेक्टर्स में इन्होंने एमओयू साइन किए हैं, बट ये दो मेन है। इसमें इन्होंने एमओयू, इसमें सहयोग करने के लिए इन्होंने एमओयू साइन किए हैं। किसने? तंजानिया और इंडिया ने। इतना क्लियर है आपको? अब इससे रिलेटेड किस टाइप का सवाल आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में? किन को अभी ऑनररी डॉक्टरेट के सम्मान से जेएनयू के द्वारा सम्मानित किया गया? तो इजी है, अभी अभी हमने देखा। यहाँ पे तंजानिया लिख देती हूँ, ऑप्शन में तंजानिया ही नहीं डाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया। क्लियर है आपको? ये थे हमारे आज के वीकली करंट अफेयर्स। ये क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर देना। नाउ दिस इज मी नव्या साइनिंग ऑफ। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।